नमस्कार बच्चों, जय माता दी। तो आज की कक्षा में हम लोग कक्षा 10 का विषय विज्ञान का वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो में हम लोग आपको जो अध्याय 1 हम लोग पढ़ रहे थे जीवों का विकास, इसी के अन्य बिंदुओं पर आपके साथ में चर्चा करेंगे। तो इसमें बहुत सारे बिंदु हम लोग पढ़ चुके थे कि जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव, और ये जो 2 ग्राफ थे खाद्य आपूर्ति और अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि वाला, इसको भी हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम लोग आएंगे बीगल का सफ़र और डार्विन के अनुभव पर, है ना। तो जो डार्विन थे वो एक अंग्रेज़ वैज्ञानिक थे और उन्होंने जो है एक जहाज़ था HMS बीगल। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है HMS बीगल नामक जहाज़ पे उन्होंने 1831 से अपनी यात्रा प्रारंभ की इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका की ओर। और ये जो बीगल था ये असल में एक युद्धपोत था, कोई खोजी जहाज़ नहीं था। पर इस जहाज़ पर एक जीव वैज्ञानी के रूप में उनको शोध कार्य करने के लिए रखा गया था और उन्होंने इस जहाज़ में पूरी यात्रा के दौरान विभिन्न प्रकार के जीवों के नमूने जो है वहाँ पर एकत्रित किए थे। ठीक है, तो उनका जो मुख्य कार्य था इस यात्रा के दौरान नक्शा तैयार करना था। मतलब पहले क्या होता था कि लोग को वो रास्ता पता नहीं था और वो लंबी यात्राएं करते थे और नए देशों की नए स्थानों की खोज करते थे, जिससे वे उनके साथ में व्यापारिक संबंध बना सकें, व्यापार कर सकें उनके साथ में, है ना। तो ऐसे ही एक यात्रा के दौरान जो है NHS बीगल पर जो डार्विन थे वो भी 1831 27 दिसंबर, यहाँ देखिए लिखा है डेट एकदम एग्जैक्टली 27 दिसंबर 1831 से शुरू होकर उनकी यात्रा 2 अक्टूबर 1836 में ख़त्म हुई। कब शुरू हुई? 1831 से और 1836 में ख़त्म हुई। मतलब लगभग 5 वर्ष जो है उन्होंने इस जहाज़ पर यात्रा की थी। कौन से जहाज़ पर यात्रा? NHS बीगल पर। कौन से जहाज़ पर यात्रा की थी? NHS बीगल पर उन्होंने। इस यात्रा के दौरान डार्विन ने विभिन्न अवलोकन किए और उनको अपनी डायरी में नोट किया। तो उनके कुछ अवलोकन यहाँ पर बताए गए हैं। सफ़र के दौरान डार्विन ने समुद्र के पानी के नमूनों का अध्ययन किया। डार्विन ने समुद्र में यात्रा करते समय वो लोग बीच में पड़ाव डालते हुए विभिन्न स्थानों पर रुके और वहाँ पर डार्विन ने समुद्र के किनारों का अध्ययन किया और देखा कि वहाँ पर खाने व खाए जाने की अद्भुत खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, उन्होंने कई तरीके की खाद्य श्रृंखलाएं देखी, जैसे समुद्र के अंदर जो छोटे जीव होते हैं उनको बड़े जीव खाते हैं और फिर बड़े जीवों को सड़ने से जो उनका अवशेष होते हैं वो समुद्री पौधों के जो है भोज्य पदार्थ या उनके लिए खाद का काम करते हैं। तो ये विचित्र खाद्य श्रृंखलाएं जो है उनको इस यात्रा के दौरान दिखाई दी। ऐसा ही उन्हें दक्षिण अमेरिका के जंगलों व पहाड़ों पर तरह तरह के जीवों के बीच भी दिखाई दिया, है ना। वो उन्होंने यात्रा कहाँ की? अमेरिका से लेकर इंग्लैंड से लेकर दक्षिण अमेरिका तक। तो दक्षिण अमेरिका के जंगलों में भी उनको जो है ऐसे विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएँ दिखी और उनके मन में आता रहा हर तरफ संघर्ष है, मरो या मारो। तो जो जीव होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरे जीवों को क्या करते हैं? मारते भी हैं। ठीक, जैसे कि जो शार्क मछली होती है समुद्र के अंदर, वो क्या करती है? छोटे मछलियों को खा लेती है। छोटी मछलियाँ बहुत संख्या में अंडे देती हैं, है ना। कई समुद्री मछलियाँ ऐसी होती हैं जो एक बार में हज़ारों की संख्या में अंडे देती हैं और उनसे उनकी बहुत सारी संतानों की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन वह सभी संतानें सारी की सारी मछलियाँ जीवित नहीं रह पाती है। कारण ये है कि जो बड़ी मछलियाँ होती हैं समुद्र के अंदर वो उनका भक्षण कर लेती हैं और वो भक्षण करने के पीछे कारण यह है कि वो भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकती बड़ी मछली। तो वो भारी मात्रा में छोटी मछलियों का भक्षण करके और अपने लिए भोजन की पूर्ति करती है। जो बच सकता है वही बच रहा है। अब सारी छोटी मछलियों को बड़ी मछली खा जाती है ऐसा भी नहीं है। वहाँ पर कुछ छोटी मछलियाँ क्या हो जाती हैं? वो बच भी जाती हैं। तो
जो बच जाती हैं वह छोटी मछलियों का जो वंश है उसको आगे बढ़ाती रहती है। मतलब समुद्र में दोनों प्रकार के छोटे जीव भी और बड़े जीव भी क्या होते हैं, अपनी अपनी जातियों को जाति की जनसंख्या को नियंत्रित करके रखते हैं और अपनी अपनी जातियों को बचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तो जो बच रही है छोटी मछलियाँ, उनको उनके अंदर कुछ ऐसे विशेष गुण पाए जा रहे हैं जिसके कारण वो अपने को बचाने में सक्षम है। मतलब वो क्या कर सकती हो सकता है कि वो अन्य मछलियों से तीव्रता से तैर सकती हो, यह भी एक गुण है। इसके कारण वो क्या कर रहा है, अपने आप को बचाने में सक्षम हो रहा है। शायद भौगोलिक जरूरत के अनुसार जो ढल गया वही जीव बच जाता है ना। तो मतलब अगर कोई छोटी मछलियाँ ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर बहुत सारी शार्क उपस्थित है और वो बार बार छोटी मछलियों का भक्षण करती है, तो वहाँ कौन सी छोटी मछली बचेगी, जो तेजी से तैर सकेगी, है ना। तो ये भी गुण उनके अंदर जब विकसित होगा तभी वहाँ पर वह जीव क्या हो सकेगा, बच सकेगा। उन्होंने और अवलोकन किया कि उष्णकटिबंधीय जंगलों के कई विविध प्रकार के प्राणी और उनके आवास का अवलोकन डार्विन ने पहली बार किया था। उष्णकटिबंधीय वन मतलब ऐसे वन जहाँ पर सूर्य का प्रकाश क्या होता है, सीधे पड़ता है। तो वहाँ के जंगलों का भी उन्होंने अध्ययन किया और वहाँ पर जो जैव विविधता पाई जाती है उसके बारे में भी उन्होंने देखा। दक्षिण अमेरिकी पहाड़ों के ऊपर उन्हें ऐसी चट्टानें मिली जिनमें समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले। ठीक है। तो पहाड़ के ऊपर ऐसी चट्टानों का अवलोकन किया उन्होंने जिसमें समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले, जिससे उन्होंने क्या अंदाज़ा लगाया होगा कि ये जो पहाड़ है इसकी उत्पत्ति समुद्र के किसी आंतरिक भाग से हुई है, क्योंकि समुद्र का जीव तो चल के पहाड़ पे नहीं जाएगा ना। तो जो पहाड़ है उसकी उत्पत्ति किसी ऐसे स्थान से हुई है जो समुद्र से ही उभर कर बाहर आया है। मतलब जो भूगर्भ है उसमें आंतरिक हलचलें होती रहती हैं और उससे नए भूभाग उत्पन्न होते रहते हैं और जो पुराने भूभाग हैं वो समुद्र के अंदर भी जाते हैं। ठीक है। साथ ही उन्हें एक ऐसे भूकंप, जो इस यात्रा के दौरान क्या हुआ, एक भूकंप का भी उन्होंने अनुभव किया, जो उस भूकंप के दौरान जो है समुद्र की लहरें 3 मीटर तक ऊंची हो गई थी, जिसकी वजह से समुद्र की सतह की ऊंचाई 3 मीटर हो गई थी। इस प्रकार का अवलोकन यह दर्शा रहा था कि समय के साथ महाद्वीप और महासागर में व्यापक रूप से बदलाव आ सकता है। मतलब जब समुद्र 3 मीटर ऊंचा हो जाएगा तो ऐसे समुद्र के तटीय इलाके जो 3 मीटर भराव क्षेत्र में आते होंगे वो क्या होंगे, उसमें डूब जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, उन्होंने देखा कि कुछ जो पहाड़ होते हैं वो शायद समुद्र से उभर कर बाहर आए हैं और कुछ महाद्वीपीय क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जो समुद्र का जल स्तर बढ़ने पर उसमें डूब भी सकते हैं। तो ये भी क्या है, भूगर्भीय बदलाव है। अब इसमें भी क्या होगा, जो जीव उस क्षेत्र में आ रहा होगा, जो क्षेत्र पानी के अंदर जाएगा उसमें कोई ऐसा जीव हो जो पानी में श्वसन करने के लिए अनुकूलित नहीं हो, तो वो क्या होगा, वो जीव तो जल में जाने से मर जाएगा। उसी प्रकार समुद्री चट्टानें पहाड़ों पर मिली और उस पर समुद्री जीव के अवशेष क्यों मिले होंगे, क्योंकि समुद्री जीव बाह्य वातावरण में श्वसन लेने के लिए अनुकूलित नहीं थे। ठीक है। इसलिए वो क्या हो गए, मर गए, है ना। रेतीले समुद्री किनारों के स्थान पर ऊंची चट्टानों से घिरे समुद्री किनारों के अवलोकन से डार्विन ने यह अनुमान लगाया कि निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं से भी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ सकता है। विशालकाय विलुप्त स्तनधारी सरीसृपों इत्यादि के जीवाश्मों से उन्हें पता चला कि पूर्व के जीवों और वर्तमान के जीवों में भिन्नताओं के साथ साथ समानताएं भी हैं। उन्होंने क्या देखा कि सभी जीव में सिर्फ भिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं, कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं। ठीक है। अर्थात पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के साथ साथ जीवों में भी परिवर्तन आया होगा। यहाँ पर देखिए एक बॉक्स के अंदर क्या लिखा है, 1938 में अफ्रीकी तट के किनारे जब मछुआरों ने एक मछली जैसा जीव पकड़ा तब तहलका मच गया, क्योंकि तब तक यह मान्यता थी कि ये जो मछली जैसा जीव है जिसको सिल्कैंथ नाम दिया गया है, ये है ना, दिखने में कैसे दिख रहा है, मछली के समान दिख रहा है और क्या नाम दिया गया है, सिल्कैंथ नाम दिया गया है, वो लुप्त हो चुका है। लेकिन इस जीव के पाए जाने पर इसको शुरू में क्या कहा गया, जीवित जीवाश्म कहा गया, क्योंकि इन्होंने कहा कि हजारों साल पहले से क्या कहते हैं इसका विकास रुक गया है। लेकिन जब इस जीव के समान अन्य जीव इसके मिले
इसी के समान दूसरे अन्य जीव भी मिले तो यह माना गया कि इसका विकास रुका नहीं है, लेकिन इसके विकास की गति बहुत ही धीमी है। आगे देखते हैं गलापागोस के द्वीप समूह पर डार्विन के कुछ विशेष अवलोकन। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का जो है एक देश है इक्वाडोर। साउथ अमेरिका में यानी दक्षिण अमेरिका में एक देश है, वहाँ पर गलापागोस नामक एक द्वीप समूह है जहाँ पर ज्वालामुखी से उत्पन्न बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप जो है उपस्थित है। जैसे भारत में क्या है, कौन सा द्वीप समूह उपस्थित है, अंडमान निकोबार, वो कई सारे छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। तो यहाँ पर गलापागोस में भी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जो कि दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर नामक देश में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर नामक देश के पास स्थित गलापागोस टापुओं पर जब बीगल पहुंचा तो डार्विन को व्यापक अध्ययन करने का मौका मिला। यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया, लंबा समय बिताया, तो उनको बहुत सारे अध्ययन करने का वहाँ पर मौका मिला। टापुओं के इस समूह में कई छोटे बड़े टापू हैं जो ज्वालामुखी के लावा से बने हैं। गलापागोस के टापुओं के कैक्टस तथा अन्य पौधे, छिपकली, पक्षी, कछुए, वर्मी, आर्माडिलो आदि का डार्विन ने अध्ययन किया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको दिया हुआ है गोहेटा जैसा जीव, गोह जिसको बोलते हैं, जो खेतों में पाई जाती है, चूहे से थोड़ा बड़ा जीव रहता है, वैसा एक जीव यहाँ पर दिख रहा है उनको। एक हंस दिख रहा है और हंस जैसा पक्षी है ये, जिसका नाम है बूबी। चित्र क्रमांक 2 में आप देख सकते हैं, ये बूबी पक्षी का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से ये गलापागोस के कैक्टस हैं जो हमारे यहाँ के कैक्टस से क्या है, कुछ अलग दिख रहे हैं। इनके जो पत्ती के समान इनमें रचना दिख रही है और कांटे जो है, मतलब जो इनका तना है वो पहले स्तंभ की तरह सीधा गया है और फिर विभिन्न पत्ती के समान रचनाओं में बट गया है और फिर वहाँ पर कांटे भी दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार से वहाँ का कछुआ भी जो है हमारे क्षेत्र के कछुओं से कुछ अलग दिख रहा है। और यहाँ पर एक चिड़िया है इनकी, जो इसका नाम है फिंच। तो ये भी जो है गौरैया के समान एक छोटी चिड़िया जो है हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, उन्होंने मुख्य रूप से यहाँ तथा बीगल के पूरे सफ़र के दौरान जीवों के रंग, आकार, भोजन आदि संबंधित कई तथ्यों के प्रमाणों को जुटाया। उन्होंने क्या किया, कुछ बिंदु निर्धारित किए और उन्हीं पर क्या कहते हैं अध्ययन किया कि जीवों में किस प्रकार से ये भिन्नताएं पाई जा रही हैं। जैसे एक समान जीव गुण वाले जीवों के रंगों में क्या भिन्नताएं, उनके आकार में क्या भिन्नताएं हैं, भोजन, आवाज़ आदि में क्या क्या भिन्नताएं हैं, और तर्कों के आधार पर कई बातों को समझने की कोशिश किया। तो विविधता जो उन्होंने देखी उसके तथ्य और प्रमाण। गलापागोस में डार्विन को तथ्य के रूप में कई प्रकार के जीवाश्म मिले। वहाँ के वर्मी, आर्माडिलो, वर्मी क्या होता है, जो भूमि में पाए जाने वाले, जैसे चूहा होता है भूमि को खोद के भूमि के अंदर रहने वाले जीव है ना। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान के जो वर्मी हैं वो ऐसे चूहा छोटे आकार के होते हैं, जबकि गलापागोस में उनको जो वर्मी आर्माडिलो जिसको नाम दिया गया बड़े आकार का जो वर्मी था, वो वर्तमान के चूहे से क्या था, एकदम भिन्न था। उसके पैर देखिए कितने मोटे मोटे थे, चूहे के पैर कैसे थोड़े पतले होते हैं, और उसकी पूंछ भी जो है जैसे डायनासोर की मोटी सी पूंछ आपने पिछले चित्रों में देखी थी, वैसे ही यहाँ पर भी इसकी पूंछ भी कुछ मोटी थी और इसका चेहरा भी ज़्यादा उभरा हुआ था। तो पूर्व के वर्मी और वर्तमान के वर्मी में जो है यह अंतर है, लेकिन इनका आवास कहाँ था, भूमि के नीचे, भूमि में गड्ढा करके और बिल बनाकर वह भूमि के अंदर रहते थे। तो उनके मन में यह बात आई कि समय के साथ वर्मियों में बदलाव आया है। जीवाश्मों के अध्ययन से हम क्या पता लगा सकते हैं, जीवाश्मों के अध्ययन से हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो पूर्व के जीव थे उनके आकार प्रकार कैसे थे और वर्तमान के जीव के आकार प्रकार कैसे हैं, इसके अंतर का अध्ययन हम लोग कर सकते हैं। डार्विन ने कई अन्य जीवों के जीवाश्म जैसे घोंघे, सरीसृपों, स्तनधारियों के अध्ययन से
बताया कि जीवाश्म पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध के साथ साथ वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध दर्शाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ठीक है ना। जीवाश्म क्या करता है, यह बताता है कि किसी जीव का विकास किस प्रकार हुआ है या उसके पूर्वज किस प्रकार के रहे होंगे। ठीक है। गलापागोस के फिंच जाति के पक्षियों का अध्ययन करते समय डार्विन कुछ और तथ्यों के बारे में विचार करने लगे। ठीक, तो डार्विन ने जो है फिंच नामक एक छोटी चिड़िया जो गौरैया से मिलती जुलती थी उसका अध्ययन किया और लगभग 15 प्रकार के अलग अलग फिंच का अध्ययन किया। यहाँ दिखा है गलापागोस में डार्विन ने लगभग 15 अलग अलग तरह के फिंच का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि वैसे तो सारे फिंच कैसे हैं, एक जैसे हैं, मगर अलग अलग टापुओं पर मिलने वाले फिंच थोड़े अलग अलग थे। खासकर उनकी चोंच और पंख के रंग में बहुत अंतर नजर आया। तो यहाँ देखिए फिंच का आपको चित्र दिख रहा है और उनकी चोंच में जो अंतर नजर आया उसका कारण यह था कि अभी मैंने आपको बताया कि जो गलापागोस के टापू थे, है ना, गलापागोस के टापू थे, उन टापुओं का निर्माण किससे हुआ था, ज्वालामुखी के लावा से हुआ था। और इन टापुओं पर प्रत्येक टापू एक दूसरे से पृथक था। तो जो वनस्पति एक टापू पर पाई जाती थी या जो खाने योग्य फिंचों के खाने योग्य कीड़े मकोड़े एक टापू पर पाए जाते थे वह दूसरे टापू पर नहीं पाए जाते थे। अब ऐसा माना जाता है कि इक्वाडोर से उड़कर फिंच मुख्य रूप से इक्वाडोर में पाए जाते हैं। तो इक्वाडोर से उड़कर क्या हुए होंगे फिंच इन टापू, ये टापू जो है गलापागोस के वो इक्वाडोर से लगते हुए हैं, है ना। इक्वाडोर एक देश है, कहाँ का, अमेरिका का। तो फिंच उड़कर जो है इक्वाडोर के विभिन्न टापुओं तक पहुंच गए और वहां जाकर जो है वहां के भोजन के अनुसार स्वयं को ढाल के वो वहीं पर निवास करने लगे। तो इन सभी भिन्न भिन्न अलग अलग टापुओं पर पाई जाने वाली जो चिड़िया फिंच है वो है तो वो फिंच ही, लेकिन उसके पंखों में और उसके चोंच में मुख्य रूप से कुछ अंतर पाए जाते। तो ऐसे अंतर क्यों, इन अंतरों के पाए जाने का मुख्य कारण है, यहाँ देखिए 4 फिंच आपको दिख रहे होंगे, है ना। पहला फिंच जो है वो कीड़े खाने वाला है, दूसरा फिंच है कैक्टस के फल व फूल खाने वाला, तीसरा फिंच है कलियों को खाने वाला और चौथा फिंच है बीज खाने वाला। तो बीज क्या होता है, कठोर आवरण में ढका हुआ होगा तो उसको खाने के लिए फिंच को क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी मोटी और मजबूत चोंच की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि कैक्टस कैसे होता है, उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, तो कांटों के बीच से क्या कहते हैं उसको अपना भोजन प्राप्त करना है उसकी, इसलिए ऐसे फिंच जो कैक्टस खाते थे उनकी चोंच पतली लंबी और नुकीली थी। ठीक है। कीड़े खाने वाले फिंच की चोंच कैसी थी, होल्डिंग करने के लिए यानी कीड़े को पकड़ सकने में सक्षम हो इस प्रकार की थी। उसी प्रकार से कलियों को खाने वाले फिंच की चोंच भी कुछ भिन्न नज़र आ रही है। तो चोंच में यह भिन्नता इसलिए पाई जा रही है क्योंकि उनके भोजन में क्या थी, स्थान के अनुसार विविधता पाई गई थी। उन्होंने देखा कि अलग अलग चोंच वाले फिंच का भोजन भी अलग अलग है, कुछ बीज खाते हैं तो कुछ फल, कोई कीड़े खाता तो कोई फूलों का रस चूसते हैं। गलापागोस के टापुओं में किसी टापू पर कीड़े थे तो कहीं ऐसे पौधे थे जिनके बीज कठोर आवरण वाले थे। अभी मैंने आपको बताया कि कठोर आवरण वाले जो बीज को तोड़ने के लिए उसको कैसी चोंच की आवश्यकता पड़ेगी, मजबूत चोंच की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहीं नर्म फल वाले पौधे थे, नर्म फल वाले पौधे को खाने के लिए उनको ज़्यादा मजबूत चोंच की आवश्यकता नहीं है, सामान्य चोंच से भी क्या कर सकते हैं, वह अपना फल को खा सकते हैं। जितनी विविधता चोंच में थी उतनी ही विविधता खाद्य संसाधनों की उपलब्धता में भी थी। ठीक है। तो बहुत सारे टापू जो अलग अलग थे उनमें अलग अलग खनिज पदार्थ उपस्थित थे, वहाँ की मृदा में भिन्नता पाई जाती थी जिसके कारण वहाँ वनस्पतियाँ भी क्या पाई जाती थी, भिन्न भिन्न पाई जाती थी। डार्विन का मानना था कि यह फिंच इक्वाडोर से उड़कर गलापागोस पहुंचे होंगे और में अलग अलग टापुओं के अलग अलग परिवेश में जीने लगे। यह इसलिए संभव हुआ होगा क्योंकि फिंच की प्रजातियों में भी विविधता थी। एक जैसी चोंच वाले पूर्वजों से कार्य के अनुसार फिंचों की चोंच में विविधताएं सजातीय लक्षण था और डार्विन ने इसे एक महत्वपूर्ण प्रमाण माना। सजातीय लक्षण मतलब जिनकी उत्पत्ति एक ही स्थान से हुई हो, है ना, उनकी जो उत्पत्ति का मूल है वह एक ही हो, किंतु कार्य के अनुसार उसमें क्या हो जाती है, कुछ भिन्नताएं हो जाती है। अब यहाँ पे आप जो है पौधों में सजातीय लक्षण देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक पौधे में तने से नोड निकल रही है, ठीक,
उसी प्रकार दूसरे पौधे में प्रतान है, चौथे पौधे में कलिका है और तीसरे पौधे में कलिका है और चौथे पौधे में कांटा है। तो ये जो नोट का निर्माण हो रहा है, असल में क्या होता है, जो पौधों की पत्तियां होती हैं उनके कक्ष से एक कक्षस्थ कलिका का निर्माण होता है। वह कक्षस्थ कलिका जो है वहीं पर पत्तियों के किनारे में यूं ही पड़ी रहती है और उसका ज़्यादा उपयोग साधारण पौधों में नहीं होता है। आप किसी भी साधारण पौधे की पत्ती के पास में देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक छोटी सी पत्ती जैसी संरचना और नज़र आएगी, ठीक है। तो वो पत्ती जैसी जो छोटी संरचना पत्ती के साथ उगती है वह कक्षस्थ कलिका कहलाती है। और ये जो कक्षस्थ कलिका होती है वह विभिन्न पौधों में अलग अलग रूप भी धारण कर लेती है, रूपांतरित हो जाती है। तो रूपांतरित होने पर कक्षस्थ कलिका के ही रूपांतर से अलग अलग पौधे में अलग अलग चीज़ बन रही है। जैसे कि यहाँ पर पहला जो पौधा है उसमें क्या बन रहा है, नोड बन रहा है, नोड का निर्माण हो रहा है कक्षस्थ कलिका से। नोड मतलब आप किसी पौधे को अगर छू के देखते हैं तो कई स्थानों पर उसमें थोड़ा सा आपको उभार नज़र आता है। जैसे कि गुलाब है, गुलाब में आपने कलम काटना सुना होगा, तो कलम कहाँ से काटते हैं गुलाब में, जहाँ पर वो थोड़ा मोटा रहेगा तना। पूरे गुलाब को छू के देखते हैं जो माली वगैरह रहते हैं और वहाँ पर उसका तना जहाँ से मोटा होता है वहाँ से क्या कहते हैं उसको कलम को काटते हैं। तो वही स्थान क्या है उसका, नोड है, ठीक। और वो नोड का निर्माण भी कहाँ से हो रहा है, कक्षस्थ कलिका से ही हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे वही जो कक्षस्थ कलिका है वो कुछ पतले बेल वाले पौधों में प्रतान का रूप ले लेती है, जो कि पौधों को सहारा लेकर ऊपर चढ़ने में सहायता करता है। जैसे कद्दू वगैरह है उसमें। उसी प्रकार जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें यह कक्षस्थ कलिका किसका भाग है, तने का भाग है ना। और वो कक्षस्थ कलिका क्या करती है, भारी मात्रा में भोजन का संग्रहण कर लेती है और खाने योग्य भाग को बना लेती है। तो ये भी क्या कहते हैं कि क्या है, जैसे आलू में कक्षस्थ कलिका पाई जाती है, जिसको हम आलू के आँख के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करते हैं, जब हमको नया आलू उगाना होता है तो हम आलू का काटते हैं और यहाँ पर देखो आप जहाँ कलिका लिखा है वहाँ पर जो आलू में छोटा सा गड्ढा टाइप का पाया जाता है, जिसको आलू बोलचाल की भाषा में किसान लोग आलू की आँख कहते हैं, वो भी क्या कहते हैं, कक्षस्थ कलिका का ही उदाहरण है। उसी प्रकार से जो कांटेदार पौधे होते हैं, यहाँ देखो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि फल और पत्ती के किनारों से ही नया कांटा निकल रहा है ना। तो जहाँ पर कक्षस्थ कलिका उपस्थित रहती है वहीं पे वह क्या करता है, छोटी सी पत्ती के रूप में अवशेषित न रहकर वो क्या करता है, कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इनकी सबकी ये जो 4 उदाहरण है पादप में वो एक ही जाति से उत्पन्न हुए हैं, एक ही इनका उत्पत्ति का जो माध्यम है वो सब क्या है, तने की कक्षस्थ कलिका। पर इनके कार्य क्या हैं, अलग अलग हैं। तो ऐसे लक्षणों को क्या कहते हैं, सजातीय लक्षण कहते हैं, ठीक है।